उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृ। स्वागत है आपका न्यूज 13 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। और क्योंकि अब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है, सभी पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं और इसी कड़ी में अब सबकी जो निगाहें हैं वो दरअसल यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल पर टिकी हुई हैं, जिसने उत्तराखंड को जन्म दिया। लेकिन साल दर साल समय जो है बीता गया, लेकिन पार्टी जो है आगे बढ़ने की बजाय जिस तरीके से लोगों की जो उम्मीद पर खरा उतरना था उस तरीके से नहीं उतर पा रहे। उसी को लेकर राज्य की राजनीति को लेकर, यूकेडी की रणनीति को लेकर दरअसल मैं बातचीत करूंगी। मेरे साथ यहाँ पर यूकेडी के नेता आशुतोष नेगी जी हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 13 उत्तराखंड पर। नमस्कार, धन्यवाद जी। आशुतोष जी, हाँ, क्या तैयारी है पार्टी की ग्राउंड सपोर्ट के लिए? आप कैसे काम कर रहे हैं और आगामी चुनाव को लेकर किस तरीके से पार्टी की रणनीतियां बन रही हैं? जी देखिए, आप कह रही थी कि यूकेडी पिछड़ती रही है। मैं स्वीकार करता हूँ कि बहुत हम्म, पीछे चले गए थे हम, लेकिन हम्म, विगत 2-3 सालों में जब से हमने यूकेडी ज्वाइन की है, अगर आप सर्वे करेंगी तो यूकेडी अब दोबारा उठान पे है हम्म, और यूथ के बीच में खास तौर पे काफी पकड़ बनाई है हमने। हम्म, और अब हमें उम्मीद ये है कि अगर यूथ जो हमसे लामबंद यूकेडी के साथ हो रहा है और इस वजह से हो रहा है कि वो जैसा प्रदेश चाहते हैं कि रोजगार उनको पहाड़ में मिल जाए, यहाँ से उन्हें पलायन ना करना पड़े, और भी जो ज़रूरतें हैं, जैसे जंगली जानवरों का काफ़ी आतंक पहाड़ों में हो गया है, हेल्थ सर्विसेज बढ़िया नहीं है, हम्म, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ ठीक नहीं है। तो हम्म, हमसे उम्मीदें हैं यूथ को, और क्योंकि हम लोग पढ़े-लिखे हैं, तो कहीं न कहीं यूथ हमें कनेक्ट कर लेता है अपने साथ कि हाँ, हम्म, ये अगर इनको मौका मिलेगा तो ये कुछ अच्छा काम भी करेंगे। और हमको जो भी चैलेंजेस मिले हैं, चाहे आपने देखा होगा अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर जो भी समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं जहां समाज को बैकफुट पर धकेला जाता है सत्ता पक्ष के हम्म, द्वारा, वहां हम्म। हम खड़े होते हैं और किसी हद तक अ, समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलाने में हम सफल भी हुए हैं। इस चलिए, वजह से मुझे लगता है कि विश्वास बढ़ा है यूकेडी के प्रति। चलिए, विश्वास बढ़ा है, हालाँकि इसका जो असर है वो डेफ़िनेटली आगे वाले चुनाव में आने देखने को मिलेगा। ऐसे में आशुतोष जी, हालाँकि आपसे मेरी पहले भी बातचीत हो चुकी है, कई बार जो है हमारी बातचीत हुई है। हालाँकि मैंने आपके चैनल्स में फ़ोनो भी इंटरव्यू भी लिया, आपको शायद याद ना हो, लेकिन सामने से भी आपका इंटरव्यू मेरे साथ हुआ एक बारी। नहीं, इसमें मुझे मैं याद बस है। आपसे जानना चाहूँगी, हाँ, कहीं न कहीं क्या यूकेडी ऐसा फ़ील कर रही है, महसूस करती है कि यूकेडी में जो है लीडरशिप का क्राइसिस है? उसकी वजह से कहीं न कहीं तमाम जो है समस्याएँ देखने को मिलती हैं? पार्टी देखिए उभरने की बजाय जो है डाउनफॉल पार्टी का हो रहा है? देखिए मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा है कि लीडरशिप का क्राइसिस था, हुँ, लेकिन अब नहीं है। लीडरशिप डेवलप हो रही है, यंग लीडरशिप आ रही है, हुँ, यूथ कनेक्ट हो रहा है। हर एक विधानसभा में हमारे पास कुछ चेहरे हैं जो कि काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, और हम सोच रहे हैं कि अगर वो जिस रफ्तार से उन्होंने अभी प्रचार प्रसार अभियान पकड़ा हुआ है, हुँ, उनको हम अपने आप कह सकते हैं कि संभावित प्रत्याशी हमारे यूकेडी के हो सकते हैं। हुँ। ऐसा क्योंकि मैं एज़ ए जर्नलिस्ट भी पहले वॉच करता था यूकेडी को, यूकेडी के पास चेहरे नहीं होते थे। लेकिन हुँ, इस बार हमारे पास अभी से कम 20 चेहरे ऐसे हैं जो कि अलग-अलग विधानसभाओं पे काम कर रहे हैं। और हमें चलिए, उम्मीद आपने है कि चेहरों जिस की तरह बात से करी। हाँ, जी। आशुतोष जी, आपने चेहरों की बात करी, लेकिन अक्सर हम देखते हैं चुनाव के समय में चुनिंदा चेहरे ही जो है यूकेडी के दिखते हैं, चाहे आशीष नेगी की बात हो, चाहे आशुतोष नेगी की बात हो, कुमाऊँ का भी आपने ज़िक्र किया, तो कुमाऊँ में भी आपकी कोई खास जो है रणनीति दिखाई नहीं पड़ती, कौन यहाँ का चेहरा है वो कि कोई नहीं जानता। तो किस रणनीति पर आप, हालाँकि किस आधार पर इस तरह की बातें कह रहे हैं? क्योंकि डेफ़िनेटली पार्टी अपनी तैयारी पुरजोर तरीके से करती है, लेकिन वो तैयारी तभी काम की होती है जब वो धरातल पर वाक़ई जनता के दिमाग में असर कर पाए। पार्टी की तैयारी आप पूरी हो आप मैं मानती हूँ, लेकिन जनता क्यों नहीं आपको पहचानती आपको नेता? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया पर। अभी नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो जी। चेहरे आपको दिखाई देते हैं, एक्चुअली क्या है कि हुँ, वो घिसे-पिटे चेहरे आपको दिखाई देते हैं। और हुँ, एक तरह से जर्नलिज्म में भी एक तरह से परसेप्शन बना हुआ है कि यही नेता है, हुँ, क्योंकि उनको आप कई साल से चुनाव लड़ते हुए देख रहे हैं। हुँ, तो एक परसेप्शन ये बना है कि यही चेहरे हैं, लेकिन सच्चाई ये बिल्कुल। नहीं है। चेहरे तो जनता ही तय करती है। और हुँ, वो कोई भी सफल होता है तो उसका भी फर्स्ट टाइम तो होता ही है। तो हुँ, वो फर्स्ट टाइम 2027 में आप देखेंगे कि काफ़ी नए चेहरे हुँ, यूकेडी में लीडरशिप सँभालने की स्थिति में हैं। और हुँ, विभिन्न विधानसभाओं में, चाहे चंपावत से बात करूँ तो वहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे वहाँ पे यूथ आए हैं। लोहाघाट में बहुत अच्छा काम हो रहा है, जैसे कुमाऊँ की आप बात कर रही हैं। सल्ट में हमारे पास वहाँ पे लीडरशिप है। हुँ, द्वारहाट में हमारे पास लीडरशिप है। हुँ, और
काफ़ी विधानसभाएँ हैं कुमाऊँ मंडल की जहाँ लीडरशिप है हमारे पास, ऐसा नहीं है। अब आप अगर उस तरह से सोच रही है कि हमारे पास जैसे कांग्रेस के पास पुराने चेहरे हैं, तो लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि कांग्रेस के चेहरे कभी बीजेपी के पास होते हैं और फिर वो घूम के फिर कांग्रेस में चले जाते हैं, उस तरह के चेहरे हैं। तो हुँ, उनकी जो वो है क्रेडिबिलिटी है, चाहे अपने दल के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, उस हुँ, पर बड़े सवालिया निशान हैं। हमारे चाहे जी। चेहरे नए हो सकते हैं, लेकिन हाँ। हमारी क्रेडिबिलिटी कहीं डाउटफुल नहीं है। हमारा जो कांसेप्ट है, नहीं, हमारा जो क्रेडिबिलिटी विज़न है, जो है, वो एकदम वो क्लियर है। डाउटफुल नहीं है, विज़न आपका क्लियर है और विज़न को लेकर अब मैं अगला सवाल ही आपसे पूछूँगी। अब जो हम बात करेंगे बेरोज़गारी, पलायन और जो पहाड़ों के मुद्दे, ज़मीन के मुद्दे हैं, उन पर मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहूँगी कि रोज़गार के लिए यूकेडी के पास क्या विज़न है? इसके अलावा जो पहाड़ में गाँव खाली हो गए, इसके लिए यूकेडी क्या सोच रही है? ज़मीन खरीद-फरोख्त को लेकर जो है बाहरी लोगों के दखल बढ़ते दखल को लेकर यूकेडी ने जो है इसका हालाँकि काफ़ी स्टैंड इस पर लिया था, लेकिन वर्तमान में क्या स्ट्रैटेजी आपके पास है? इसको लेकर किस तरह की तैयारी है? देखिए, क्योंकि ये यूकेडी के वो पास मुद्दे हैं जो पिछले चुनाव में आप लोगों ने खड़े किए थे, चाहे भू कानून की बात हो, बेरोज़गारी की बात हो, पलायन की बात हो, या वही मुद्दे हैं। देखिए, मुद्दों का सॉल्यूशन यूकेडी के पास 1979 से था, जब ये दल बना था हुँ, और उन मुद्दों को लेकर ही राज्य की प्राप्ति भी हुई थी। तो हुँ, राज्य की जब प्राप्ति हुई थी, तो नेचुरल सी बात है कि हम लोग चाहते थे कि हमारी अगर सरकार आएगी, तो हम लोग काम करेंगे। हमारी हुँ, कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई, हमारे कुछ विधायक ज़रूर जीते और हुँ, मजबूरी में उन्हें समर्थन भी राष्ट्रीय दलों को देना पड़ा। हुँ, और उसी को लेकर पार्टी को बदनाम किया गया कि इन्होंने तो देखिए ये भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं, ये कांग्रेस की गोद में बैठ जाते हैं। हुँ, एक्चुअली वो हमारे नेताओं की कुछ मजबूरी भी थी कि अगर वो सत्ता के साथ समझौता नहीं करते, तो वो जो कुछ काम करना चाह रहे थे, तो उस काम को भी वो नहीं कर पाते। हुँ, कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार यूकेडी की नहीं बनी और जो आप हुँ, बात कर रही हैं कि पलायन, रोजगार और तमाम किस्म की बातें कर रही हैं आप कि इनके लिए क्या विज़न है, तो मैं आपको एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन जो हमारे पास है, हुँ, वो आमूल-चूल परिवर्तन हम राजधानी देहरादून से उठाकर गैरसैंण लाकर करने वाले हैं। हुँ, जैसे ही राजधानी गैरसैंण आती है, आप समझ सकती हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स अभी देहरादून के सचिवालय में बहुत आराम से बैठे रहते हैं हुँ, और उन्हें कोई मतलब नहीं है कि पहाड़ में कहाँ गुलदार और भालू लोगों को मार रहा है। हुँ, कहाँ पे पहाड़ों में जो सिंचाई की व्यवस्था है, जो बाग-बगीचे लगने हैं, वो काम उन्हें केवल वहीं वो कागज़ों में चेक कर रहे हैं, ग्राउंड पे कहीं नहीं उतर रहे हैं। हुँ, जब राजधानी गैरसैंण होगी, तो ये सारी हुँ, स्थितियाँ उनको ग्राउंड में उतर कर देखनी हुँ, पड़ेगी कि पहाड़ में कहाँ बाग-बगीचे लगे, कहाँ खेती-किसानी की व्यवस्थाएँ सही है, हुँ, कहाँ डॉक्टर नहीं है, कहाँ शिक्षक नहीं है। वो तभी ब्यूरोक्रेसी और जो सरकार है, वो मिलके तभी बेहतर कर सकती है, जब पहाड़ी चलिए। प्रदेश की राजधानी हालाँकि गैरसैंण का मुद्दा शुरुआत से ही जो है कितना गरमा-गरमी में रहा है, ये सब देख रहे हैं और उसको लेकर हालाँकि राजनीति ज़रूर होती है, तमाम पार्टियाँ जो है इस पर मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर कोई असर इसका नहीं दिखता। लेकिन ऐसे में हालाँकि चलिए आप पहाड़ों की बात कर रहे हैं, गैरसैंण की बात कर रहे हैं और गैरसैंण का मुद्दा तो शुरुआती दौर से चल रहा है गरमा-गरमी की इस सियासत में। लेकिन इसका असर जो है कब होगा, कौन-सी पार्टी कर पाएगी, ये हालाँकि देखने वाली बात होगी। लेकिन हाल-फिलहाल में जो है सोशल मीडिया पर एक नाम है जो जमकर लोगों की ज़ुबान पर है। केशव थलवाल का मुद्दा आपने सुना होगा, किस तरीके से जो है प्रताड़ित उसे किया गया और ना सिर्फ प्रताड़ना बल्कि जिस-जिस तरीके के आरोप केशव थलवाल ने लगाए हैं, पहाड़ की पुलिस पर, उत्तराखंड की पुलिस पर, वाक़ई वो शर्मनाक है। इस पर आपका क्या स्टैंड? क्या टेक? देखिए स्टैंड तो आप केशव से पूछ सकते हैं कि उसके साथ कौन खड़ा है। हुँ, केशव के साथ आशुतोष नेगी ही खड़ा है, अभी मेरे साथ ही है, वो मेरे साथ रहता है। तो हुँ, मैं इससे ज़्यादा किसी को क्या प्रोटेक्ट कर सकता हूँ कि मैंने उसको हुँ, आश्रय दिया हुआ है। और हुँ, मैंने उसको एक कहा है कि यार आप अगर क्राइम रिपोर्टिंग करना चाह रहे हो, तो मेरा अपना हुँ, बैनर जागो उत्तराखंड है, मेरा अपना हुँ, न्यूज़पेपर है, मेरा अपना फ़ेसबुक पेज है जिसमें लगभग 1,82,000 फॉलोवर हैं। तो आपने देखा होगा वो रिपोर्टिंग कर रहा है आजकल, मैंने उसको जर्नलिज़्म में मौका दिया है और उसकी जो लीगल बैटल है, वो मानव अधिकार आयोग से लेकर राज्य और केंद्र से लेकर पुलिस शिकायत प्राधिकरण से लेकर हाई कोर्ट, क्योंकि मैं एडवोकेट भी हूँ, सारा पेपर वर्क मैं ही देखता हूँ। तो अब मैं अपनी बात बढ़ाई क्या करूँ, मैं तो उसको सपोर्ट कर ही रहा हूँ। बाकी आप देख ही रही होंगी कि दूसरा कोई पॉलिटिशियन उसके साथ खड़ा नहीं है। चलिए। जी। भले ही आप ये कह रहे हो कि आप उनके साथ खड़े हो, तो जिस तरीके से आपका भी जो है अक्सर जो है सरकार के साथ दिखाई पड़ता है, आपको भी जो है कैसे पकड़ कर जेल में डाल दिया गया था। आप ये कह रहे हैं कि केशव थलवाल आपके साथ है, आपका उन्हें समर्थन है, तो क्या यही बड़ी वजह है कि अब सरकार की आँखों में केशव थलवाल भी खटकने लगे हैं?
नहीं, आप ये देखिए ना कि केशव थलवाल एक यूथ है, वो यूथ को रिप्रेज़ेंट करता है और वो केवल एक वीडियो बना रहा था, पुलिस की जो कार्यशैली थी, उसपे सवालिया निशान उठा रहा था और उसको हुँ, आपने इस तरह से उसको एक मेंटल ट्रॉमा में डाल दिया क्योंकि वो रात-दिन उसको वही सपने आते हैं हुँ, कि उसके साथ ये क्या हुआ? तो वो हुँ, जो किया है पुलिस ने, हम उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों से बार-बार निवेदन कर रहे हैं कि एक गंदी मछली की वजह से उत्तराखंड हुँ, पुलिस बदनाम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुँ, उत्तराखंड पुलिस जो है, अभी तक जो है अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रही है और हुँ, हमारे पास इतने पुख्ता प्रमाण हैं धर्मेंद्र रौतेला के खिलाफ कि वो बच नहीं पाएगा और उस दिन हुँ, उत्तराखंड के डीजीपी, एसएसपी टिहरी आईजी गढ़वाल इन लोगों की बड़ी किरकिरी होगी, सरकार की तो होनी ही होनी है, क्योंकि ये हुँ, बिना पुख्ता प्रमाणों के आशुतोष नेगी किसी को नहीं छेड़ता है। मैं हुँ, एडवोकेट हूँ और एडवोकेट की उसकी नज़र से मैं हर चीज़ को देखता हूँ। मैंने इतना उसके खिलाफ धर्मेंद्र रौतेला के खिलाफ इतने जो एविडेंस है, वो केसव के हुँ, माध्यम से उनका संकलन किया है कि वो हुँ, पनिश होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि पुलिस अभी तक मामले को लटका रही है। उन्होंने जाँच की बात की थी तब से लेकर 2-3 महीने जाँच में भी टाइम ज़ाया कर दिया गया है और हुँ। यहाँ तक कि कम से यानी कम कि कहीं न सस्पेंड कहीं तो आप करते इस हैं। बात को मान रहे हैं कि जो भी उत्तराखंड में गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करता है, उसको जो इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है क्या? या फिर जिस तरीके से इसमें पूरा प्रशासन काम कर रहा है, कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि क्या गवर्नमेंट जो एजेंसीज़ हैं, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये तो दबाना, कुचलना जैसी जो बात होती है ना कि किसी की भावनाओं हुँ, को कुचल दो आप। मतलब हुँ, कोई सच कह रहा है तो आप उसको सच भी ना बोलने दो। अगर हुँ, वो कोई सच कह रहा है, अगर केशव कोई बात को उठा रहा है और उसके पर्याप्त एविडेंस उसके पास हैं, तो हुँ, उसकी बात को सुना जाना चाहिए। अब जैसे मैं हुँ, आपको एक बहुत छोटी-सी चीज़ बोलूँ कि केशव का जो कोटी कॉलोनी चौकी में जो वहाँ की टिहरी की चौकी है लमगाँव थाने की, 9 मई 2025 को हैरेसमेंट किया गया। लेकिन जो हुँ, उसकी अरेस्टिंग दिखाई गई है, वो 10 मई सुबह 7 बजे दिखाई गई है। अब हुँ, एज़ ए जर्नलिस्ट और एज़ ए एडवोकेट मैं आपसे ही सवाल करूँ कि क्या हुँ, जिन पुलिस वालों ने उसका 9 तारीख हैरेसमेंट किया है, क्या उनकी लोकेशन 9 तारीख को कोटी कॉलोनी में नहीं मिलेगी? हुँ, आप समझ सकती हैं ना? तो वहीं वो पकड़े जाएँगे। तो इतना बड़ा हुँ। एविडेंस होने के बावजूद उत्तराखंड चलिए के जो इतना बड़ा डीजीपी हैं, एविडेंस है, ऐसे में बहुत बड़ा पार्टी इस प्रकार ये काम खुद कर में रही है, सबसे बड़ा एविडेंस है। निगाहें यूकेडी इस पर क्या काम कर रही है? यूकेडी किस तरीके से जो है केशव थलवाल को मदद करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि एविडेंस देखिए, की बात हमने हमने देहरादून में प्रोटेस्ट किया था। हुँ, हमने राज्यपाल साहब को भी रिप्रेजेंटेशन दिया था क्योंकि सरकार से हमें हुँ, कोई उम्मीद नहीं है। इस हुँ, वजह से हमने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की माँग की थी कि यहाँ पे हुँ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और पुलिस जो है, जो गरीब लाचार जनता है, उनको इस तरह से टॉर्चर कर रही है कि वो मतलब हुँ, अपनी जुबान भी ना खोले। तो हुँ, हम तो जुलूस भी निकाल चुके, जो भी संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन होते हैं, वो कर चुके और अब हुँ, लीगल लड़ाई भी मैंने खुद मोर्चा सँभाला हुआ है। तो हम हुँ। लोग तो जो हो पा रहा है, कर रहे हैं। यानी कि समझिए जी। कि अगर सिस्टम इस तरीके से बैठे लोगों को जो है इस तरीके से उत्तराखंड के लोगों का हनन करेगी, तो अभी जो है यूकेडी का आंदोलन और उग्र होने वाला है। ये माने इस बात को? जी, बिल्कुल उग्र तो होगा ही। अब देखिए हुँ, केशव थलवाल का मामला सामने आने के बाद एक हुँ, नेपाल का जो लेबर था, उसने भी सवाल उठाया है कि हुँ, उसके साथ किस तरह से अनैतिक कुकृत्य धर्मेंद्र रौतेला ने किए। और मैं हुँ, समझता हूँ कि चलो देश के अंदर तो जो हुआ इस व्यक्ति ने देश से बाहर भी नेपाल तक उत्तराखंड पुलिस की इमेज खराब कर दी है। और इस हुँ, बात का संज्ञान उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी नहीं ले रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है, उत्तराखंड सरकार नहीं ले हुँ, रही है। वो हुँ, रोज़ मंदिर के पास जाके एक वीडियो बना के पोस्ट करता है, ईश्वर के पास प्रार्थना करता है। हुँ, उसने मुख्यमंत्री से लेकर सबसे निवेदन कर लिया, इससे ज़्यादा वो क्या कर सकता है? और इसके बावजूद अगर उसे न्याय नहीं मिलेगा, हुँ। तो आप सोचिए फिर वो मतलब आत्महत्या के लिए भी विवश हो सकता है। मैंने चलिए, उसको रोका हुआ है कि हालाँकि तुम आत्महत्या नहीं करोगे, हुँ, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति इतनी वो इतने ट्रॉमा में है कि मैं क्या हुँ। कहूँ कि वो मेरे साथ रहता है, मैं वो जिस बोलता नहीं तरीके है, से बहुत कम बोलता है वो। हालाँकि आप तमाम तो आरोप लगाते रहे हैं प्रशासन पर, सरकार पर, लेकिन जो चीज़ें अब बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जो आरोप जो है थलवार लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, तमाम कई लोग भी लगा रहे हैं, कई लोग सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो प्रताड़ना की बात बार-बार सामने आ रही है, तो ऐसे में क्या ये भी समझें कि एक समय में जब उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी खून की शहादत देकर पहाड़ को बनाया था, बचाया था, क्या अब वो समय है यूकेडी के लिए? देखिए यूकेडी के नेताओं ने हमेशा
अपनी भ्रष्टाचार के जान की खिलाफ, परवाह बेरोजगारी के खिलाफ। अपनी जान की परवाह न करते हुए शहादत दी है, 42 जी। शहादतें हुई हैं। जब हुँ, उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था तो मुज़फ्फरनगर कांड हुआ, उसमें हुँ, हमारी माँ-बहनों ने वहाँ पे अपनी कुर्बानी दी। अपने हुँ, अस्मत पर उनके सवालिया प्रश्न खड़े हुए कि किस तरह से उस रात को वहाँ पे उनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। उन शब्दों को मैं प्रयोग नहीं करना चाहता। हुँ, लेकिन हम लोग तो देखिए हमेशा करते आए हैं। अभी हम जो भी मुद्दे उठाते हैं तो हम पे भी फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। तो हुँ, हम तो उन्हें झेल ही रहे हैं, हमें जेल भी भेजा जाता है। हम जेल जेल से बाहर निकल के फिर से लड़ाई लड़ते हैं। तो हमारा तो अब जीवन उस दिशा में चल पड़ा है। आप ठीक कह रही हैं कि जो राज्य आंदोलन की लड़ाई थी, हम हमारा जीवन हुँ, कम से कम मैं अपनी बात करूँ तो मैं पिछले 2-3 साल से मुझे खुद इस तरह से परेशान किया गया है उत्तराखंड पुलिस द्वारा हुँ। कि मैं तो अब ज़िंदगी मौत की परवाह नहीं करता, ना जेल जाने की परवाह करता हूँ। मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन आप सोचिए जब एक पत्रकार, एक जब नेता को इस तरीके से अगर प्रताड़ना मिल रही हो, तो आम जनता किस तरीके से चीज़ों को ले रही होगी? उसके साथ किस तरीके से क्या हो रहा होगा? ये आप मानते हैं? बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे, तो फिर हमारी फ़ैमिली के लोग, हमारे फ्रेंड्स, हमारे हुँ, और भी लोग जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए और ज़्यादा दिक्कतें पैदा होंगी। क्योंकि हमारी वजह से कहीं न कहीं रोकथाम हुई है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं, चाहे उसके लिए हमें परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, लेकिन कहीं न कहीं हुँ, हमने एक ज समाज की तरफ से एक माहौल तो बनाया है कि नहीं, गलत को हम गलत बोलेंगे और चाहे हुँ। सरकार हमें फर्जी मुकदमे लगाए, जेल भेजे, हम तो खड़े रहेंगे। तो कहीं चलिए कहीं न समाज कहीं के हित समाज में को जो है सुरक्षा तो प्रदान करने का प्रयास हम लोग कर ही रहे हैं। समाज के हित में जो है आगे बढ़ने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हालाँकि यूकेडी काम कर रही है ऐसा आप कह रहे हैं और क्योंकि अब जनता भी त्रस्त है कहीं न कहीं और ख़ास तौर पर युवाओं की अगर हम बात करें क्योंकि एक समय था जब लोग सिर्फ़ बीजेपी के पक्ष में थे, जब लोग सिर्फ़ कांग्रेस के पक्ष में थे। लेकिन अब जो समय है वाक़ई जनता भी कन्फ्यूज़ कहीं न कहीं हो चुकी है। तो क्या युवाओं के लिए यूकेडी के पास कोई ख़ास स्ट्रैटेजी जो मैकेनिकल्स के स्टूडेंट हैं, जो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, जो टूरिज़्म सेक्टर के बच्चे हैं, युवा हैं, क्या उनके लिए कोई ख़ास प्लान यूकेडी के पास? क्योंकि अगर हम पहाड़ों की बात करें, अपने उत्तराखंड की बात करें, तो यही एक ऐसा फ़ील्ड है जहाँ जिस फ़ील्ड में बच्चे अपना काम, अपना हुनर दिखा सकते हैं। देखिए, शायद आपको मेरे बारे में पता ना हो कि मैं बेसिकली टूरिज़्म हुँ, फ़ील्ड से ही आता हूँ हुँ, और मैं उत्तराखंड का शायद पहला नेट क्वालिफ़ाइड हूँ टूरिज़्म में। मैं हुँ, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में 13-14 साल तक यही सब्जेक्ट पढ़ाता था। हुँ, तो अगर हमारी सरकार को काम करने का मौका मिलेगा तो मैं 2-3 एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ, ऐसे करने को तो बहुत कुछ है। हुँ, जैसे आप देख रही हैं कि गाँव हमारा पूरे खाली पड़ गए हैं, बंजर पड़ गए हैं। हुँ, तो विलेज टूरिज़्म को लेकर हमारे पास एक पूरा मॉडल तैयार है कि विलेज टूरिज़्म कैसे डेवलप किया जाएगा। क्योंकि हुँ, विलेज में हमारे देखिए जो पुराने मकान हैं जो हुँ, पठाल वाले मकान होते हैं, मैं उनको खुद एक रिज़ॉर्ट मानता हूँ। अगर हुँ, उनके साथ बढ़िया बेड लगा दिया जाए, अच्छे बढ़िया टॉयलेट हों और पानी, बिजली की जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, कम्युनिकेशन, इंटरनेट वहाँ पे अवेलेबल हो, तो आस-पास हुँ, का जो एनवायरनमेंट है, वो खुद एक आपको बहुत बेहतरीन माहौल देता है। और हुँ, अगर आपने वहाँ पे पशुपालन किया हुआ है, तो गाय का दूध आपको फ्रेश मिल सकता है, सब्जियाँ फ्रेश मिल सकती हैं और यही हुँ, टूरिस्ट चाहता है कि वो ऐसे माहौल में आए कि जहाँ उसको जीवन का वास्तविक आनंद मिले। कई जगह हुँ, ऐसी हैं कि दरवाज़ा खोलते ही, खिड़की खोलते ही आपको हिमालय सामने दिखाई देता है। जैसे मैं खुद हुँ, बात करूँ जहाँ से मैं आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, ये पौड़ी में मेरा घर है और मैं जैसे ही खिड़की खोलता हूँ तो यहाँ से हिमालय दिखाई देता है। तो मैं ये मानता हूँ बिल्कुल। कि पूरा पहाड़ ही इतना सुंदर है कि सब लोग चाहेंगे कि इन गाँवों का आनंद लें, यहाँ पे आके रहें, तो विलेज टूरिज़्म पे काम हो सकता है और जो नदी किनारे उसका राफ्टिंग का कारोबार है सो तो पहले से चल ही रहा है। इसके हुँ, अलावा एडवेंचर टूरिज़्म पे अभी बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। रॉक हुँ। क्लाइंबिंग है, बंगी जंपिंग है, जो तमाम किस्म के जो यूथ जिसे पसंद करता है, इस तरह के एडवेंचर इंटरनेट स्पोर्ट्स हाइट्स हैं। को लेकर क्या शासन तमाम प्रशासन आप लोगों को प्रस्ताव भेजते हैं कि हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, हम ऐसे जो है पहाड़ के युवाओं को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि पलायन ना हो। क्या इस तरह की चर्चाएँ भी होती हैं? जी, मैं तो मेरे तो सरकार सारा की फ्रेंड मंत्रियों के सर्किल ही साथ, नेताओं के साथ? हुँ, देखिए, हम मेरे जो पूरा फ्रेंड सर्किल है वो सारा कोई ट्रैवल एजेंट है, कोई टूर ऑपरेटर है, किसी का होटल है और हुँ, कोई एयरलाइंस के बिज़नेस में है, कोई एयर टिकटिंग कर रहा है, तो किसी के रिज़ॉर्ट हैं। तो हमारा तो ये है कि अगर उत्तराखंड सरकार केवल हमें एडवाइस के लिए बुला ले कि भाई हुँ, थोड़ा एडवाइस कर दो, तो हुँ, उत्तराखंड सरकार एडवाइस के लिए भी जो ट्रैवल टूरिज़्म सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको मेरे कई दोस्त बोलते हैं कि हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट आने को तैयार हैं, ऐसा करने को तैयार हुँ, हैं, खुद हम यहाँ की मार्केटिंग करेंगे। लेकिन वो हुँ, अपॉर्च्युनिटी जो है सरकार की तरफ से नहीं मिलती।
मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि हाँ, कभी ऐसा होगा, ईश्वर ने चाहा कि हमारी चलिए, अपनी पहाड़ियों संघर्ष की आपको सरकार होगी, देखिए तो हम लोग आपका ये हो काम रहा है और करेंगे। ऐसे में लोग भी आपको जमकर फ़ॉलो कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आप बुलंद आवाज़ उठाते हैं, चाहे पेपर लीक की बात हो, केशव हलवाल की बात हो, हत्या की बात हो, पहाड़ियों के हक की बात हो और जो लगातार जिस तरीके से जो अपराध बढ़ रहा है, चाहे बलात्कार की हम बात करें, तमाम जो चीज़ें बढ़ रही हैं उसकी बात हो, तो लोग जो है आपको फ़ॉलो करना चाहते हैं, लोग आपकी बातों को सुनना और समझना चाहते हैं। क्या ये आपको बल देता है आगे बढ़ने के लिए, लड़ने के लिए, शहादत देने के लिए, पहाड़ के लिए कुछ करने के लिए? देखिए, मैं हमेशा ही इस तरह का रहा हूँ पहले से ही कभी भी मुझे इस तरह का खौफ नहीं रहा कि हुँ, मौत का जैसे जो लोग डरते हैं, मैं हमेशा से ही थोड़ा-सा कहते हैं ना कि मजबूत जिगर वाला रहा हूँ। हुँ, और लोग मेरा साथ दें ना दें, मैं हमेशा रवीन्द्रनाथ टैगोर की तरह एकला चलो रे वाली सिद्धांत पे जीवन जीता हूँ। मेरा कोई हुँ, साथ देता है, नहीं देता है, उससे मेरे पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं ये सोचता हूँ कि एक जीवन मिला होता है और उस जीवन में ही सब कुछ करना है। हुँ, हमारे मरने के बाद हमारे अच्छे कर्म ही याद रखे जाएँगे और केवल ये बिल्कुल। नहीं ज़रूरी है कि हम सत्ता तक पहुँच पाएँ। अगर हम हुँ, सत्ता तक नहीं भी पहुँचते और अच्छा काम करते हैं, बदलाव ज़रूरी है कोई, हाँ। तब भी तो हमें याद रखा जाएगा कि इन लोगों ने कम से कम प्रयास तो किया। जी। चलिए, अब अगर हम विकास बनाम पर्यावरण की बात कर लेते हैं, तो उत्तराखंड में जो है बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर जंगल काटे जा रहे हैं। क्योंकि इस विकास की हम बात करते हैं, लेकिन क्या जो है अंडर कंस्ट्रक्शन से जो हाल पहाड़ों का हो रहा है, ये सबके सामने है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जो है लोकल लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनकी परेशानियाँ भी सबके सामने आ रही हैं। चारधाम यात्रा में किस तरीके से जो है बार-बार घटनाएँ हो रही हैं, दुर्घटनाएँ हो रही हैं, ये तमाम चीज़ें सबके सामने हैं और अब इसको लेकर सवाल बस यही, जो हर पार्टी से होता है कि यूकेडी की इस पर क्या रणनीति है? वो इस इन तमाम चीज़ों को कैसे देखती है? देखिए अगर आप थोड़ा-सा आध्यात्म की तरफ जाएँगी और आध्यात्म में एक चीज़ कही जाती है मध्यम मार्ग। हुँ, मध्यम मार्ग सबसे बेहतर होता है। अगर हुँ, आप बहुत स्लो चलते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, बहुत हुँ, फ़ास्ट चलते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। जो आपकी बीच की एवरेज स्पीड होती है वही ठीक रहती है, हुँ। उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना कम होती है। और ऐसे हुँ, ही आप इस पहाड़ी प्रदेश में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ छेड़खानी करेंगे, हुँ, सड़कों का चौड़ीकरण करेंगे, नेशनल हाईवे और ऑल वेदर रोड बनाने के नाम पे, उससे केवल हुँ, फ़ायदा ठेकेदारों का होगा। उससे हुँ, यहाँ के स्थानीय लोगों का फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ लैंडस्लाइड बढ़ेगा, यहाँ पे जो गाँव बसे हुए हैं, वो भूस्खलन की जद में आएँगे। जहाँ टनल बन रही हैं, टनल के ऊपर जो गाँव हैं, वहाँ उन मकानों में क्रैक पड़ेंगे और पड़ रहे हैं। तो हमारा हुँ, तो यही है कि जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि हमने पहले से सोचा हुआ है कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सर्कुलर वे में हम ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्थाएँ बनाएँ। मतलब हुँ, एक ही सड़क को हम इतना चौड़ा कर दें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ, हम सर्किट टूरिज़्म पे काम करें, कि आप एक तरफ से आएँ और दूसरी तरफ हुँ, से निकल जाएँ। उससे क्या होगा जी, कि पूरे क्षेत्र को जहाँ से आप एक तरफ से गए और दूसरी हुँ, तरफ से वापस चले गए, तो उतने हुँ, पूरे क्षेत्र को जो है रोज़गार भी मिलेगा, वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं। वहाँ पे अपने सही, ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियाँ लगा सकते हैं। तो इस हुँ, तरह से काम करने की हमारी मंशा है कि हम एक ही सड़क को पकड़कर उसी पर सारा पैसा और एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें, एक बैलेंस हुँ। बनाने की कोशिश करें। चलिए, जी। ये पूरा प्लान आपका हो गया। अब क्योंकि इतनी सारी हम बातें कर रहे हैं, इसका फ़ोकस जो है सिर्फ़ एक है, मिशन 2027। तो मिशन 2027 को लेकर जो है यूकेडी की क्या प्लानिंग है? क्या यूकेडी किसी के साथ अलायंस करने के मूड में है? क्या युवाओं चेहरों को जो है फ़ोकस में रखा जाएगा? और किस तरीके से जो है अब आगे बढ़ने की रणनीति यूकेडी के लिए मिशन 2027 के लिए? देखिए, हमारा जो मिशन है और जिस तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी तो सोच यही है कि हुँ, क्षेत्रीय मुद्दों पर जो भी युवा संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो यूकेडी में है, चाहे यूकेडी से बाहर इंडिविजुअली या मोर्चा बनाकर काम कर रहे हैं, या छोटे हुँ, दल हैं, जिनकी क्षेत्रीय सोच है, हम एक प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ और हुँ, समझौता कुछ न कुछ बनाएँ, या तो वो यूकेडी में शामिल हो जाएँ और अगर उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो कहीं न कहीं हम भी उनके साथ इस तरह से बात को अपनी रखें कि उनका जो हित है, वो भी सुरक्षित रहे, वो भी चुनाव लड़ सकें। क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे हैं कि जो यानी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो यानी हम तो ये यूकेडी की चाहेंगे आपकी कि बात खेत सोशल मीडिया तक जी, सीमित नहीं रहेगी, धरातल पर दिखेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे आप देख रही हैं कि बॉबी पंवार हैं, त्रिभुवन चौहान हैं, हुँ, मोहित हुँ, डिमरी हैं और तमाम ये यूथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम भी चाहेंगे कि देखिए भाई, क्षेत्रीय दल के नाम पे तो यूकेडी से बड़ा कोई नाम नहीं है। अगर ये हुँ, हमारे साथ आ जाते हैं तो पार्टी और मजबूत होगी। और हुँ, अगर नहीं भी आते हैं और इनका जो स्वाभिमान मोर्चा है या अन्य छोटी पार्टियाँ हैं, तो उनके साथ कोई गठबंधन भी होता है, तो उसमें हम चाहेंगे कि इस तरह से काम किया जाए। नेशनल पार्टियों से हम दूरी बनाकर हुँ, रखना चाहते हैं, क्योंकि हुँ, 25 सालों से जो उन्होंने छला है, हुँ। हमें नहीं लगता है कि अगर हम उनके साथ जाएँगे तो फिर कुछ हम काम कर पाएँगे, वो हमें काम नहीं करने देंगे।
लेकिन ज़रूर आप दमखम की बात कर रहे हो, लेकिन आशुतोष जी अगर पिछले चुनाव की हम बात करें, सभी सीटों पे आपने चुनाव लड़ा था, शून्य जो है आंकड़ा था। 2024 में भी आपने तैयारी की, लेकिन कुछ खास दिख नहीं पाई जो है स्थितियाँ। अब 27 की बात हालाँकि आप कर रहे हैं, पूरी पूरी सीटों पर चुनाव आप लड़ेंगे? सिलेक्शन हो देखिए चुका है, मैं पूरी तैयारी मोटी-मोटी तो जो ब्लूप्रिंट है, वो क्या रेडी हो चुकी है पार्टी की? देखिए 2022 के चुनाव में तो मैं यूकेडी का पार्ट नहीं था। हुँ, 2024 में जो आप लोकसभा चुनाव की बात कर रही हैं, उसमें मैंने खुद यहाँ एमपी का चुनाव लड़ा था, गढ़वाल क्षेत्र हुँ, से। और हुँ, हालाँकि वोट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा, लेकिन कहीं न हुँ, कहीं वो पुराने जो हमारे रिज़ल्ट थे, उससे बेहतर था। तो मुझे हुँ, पता था कि अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो कुछ न कुछ हमारी कनेक्टिविटी बनेगी। हुँ, और उस हुँ, उसी को प्लेटफ़ॉर्म आज अगर यूकेडी आगे बढ़ रही है, तो वो हुँ, 2024 का जो मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, मैं तो कहीं न हुँ, कहीं उसको एक मानता हूँ कि वही प्लेटफ़ॉर्म था, वहीं से हमने लोगों को समझाने की कोशिश की और वहीं से हम आगे बढ़े हैं। और हुँ, आज जो हमारी जो है स्वीकार्यता बढ़ी है, तो कहीं न कहीं उस हुँ। चुनाव का योगदान था। चलिए आखिर में एक तो मैं सवाल तो पॉज़िटिव कि पॉज़िटिव लेके ही चल रहा हूँ, बाकी तो ईश्वर के हाथ में ही है, क्या होता है। चलिए आखिर में ये सवाल कि क्या पुराने वोट बैंक को यूकेडी वापस ला पाएगी इस बार? देखिए, पुराने लोग हैं, वो सब वापस आ चुके हैं। उनकी हुँ। नाराज़गी केवल इतनी सी थी कि आप लोग जो हैं जो पुराना वोट धरातल पे बैंक का था, जो जनाधार था, जो जनता का प्यार था, क्या वो इस चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, नफ़रत भी उसी से होती है जिससे ज़्यादा मोहब्बत होती है। और हुँ, क्योंकि हम अपने थे और हुँ, हमने कहीं न कहीं जो है अपने लोगों की भावनाओं को छला, तो नफ़रत भी हुँ, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन जब हुँ, हमने काम शुरू किया तो हुँ, फिर अब लोगों का प्यार भी लौट रहा है कि नहीं ये अपने लोग हैं, ये अपनों के लिए लड़ते हुँ, हैं। आपने देखा हुँ, होगा कि हर मुद्दे पे लड़ते हैं और हमें तो सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। बड़े-बुजुर्ग जितने भी यूकेडी के पुराने लोग थे वो फ़ोन भी करते हैं और काम भी हुँ, कर रहे हैं और हमें हमारा उत्साहवर्धन भी करते हैं। तो हुँ, हमारे लिए तो अच्छा ही है और अच्छा ही हम हुँ। सोचते हैं कि अच्छा ही होगा। चलिए देखने जी। वाली बात होगी कि हालाँकि मेहनत की आप बात कर रहे हैं, फुल प्रूफ जो आपके पास प्लान तैयार है, रोड मैप बन चुका है यूकेडी का। हालाँकि इसका असर 27 के इलेक्शन में कितना दिख पाएगा जनता पर, ये आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, आपने समय दिया, तमाम जो है रणनीति पर चर्चा की और आगामी जो रणनीति चुनाव के यूकेडी की होने वाली, उस पर ही बातचीत की। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।